हेलो मित्रों, नमस्कार। करंट न्यूज़ शोध में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के मुख्य प्रश्न। स्टार्ट करते हैं हम एक सुविचार से। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल है या नहीं, पर महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितने आपके भीतर की क्षमता थी। So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 जनवरी, ऑप्शन बी है 24 जनवरी, ऑप्शन सी है 25 जनवरी, ऑप्शन डी है 26 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, 24 जनवरी। और कौन सा दिन भी मनाया जाता है इस दिन के? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। इस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है। उसके बारे में जानते हो तो 2022 में चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। उस उत्सव का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूनेस्को इसका नेतृत्व कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, किसने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है मालविका बंसोड़, ऑप्शन सी है सानिया मिर्जा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी, क्या था वो? सैयद मोदी। इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु और उसने जीता था सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला का एकल का खिताब जीता था। ये भी याद रखने वाली बात है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वो महिला एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट, इसके बारे में जानते हैं तो सिंधु ने साथ ही भारतीय मालविका बंसोड़ को 21-13 और 21-16 से हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता था। ये कितना दूसरी बार उसने जीता था? 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 से 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजन किया गया था उसका? तो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। और ये पीवी सिंधु का दूसरा सैयद मोदी खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो किसको? जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। वो किसके लिए दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की याद में दिया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया गया था। इसके बारे में जानते हैं तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने श्री आबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एलिग्नी रोड स्थित आवास पर एक समारोह में सम्मान प्राप्त किया। ये सुभाष चंद्र बोस की याद में जो पुरस्कार दिया जाता है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया था। किसके द्वारा? तो नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाटो के सदस्य देश 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास करेंगे, वो समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है नेपच्यून स्ट्राइक 20, ऑप्शन बी है नेपच्यून स्ट्राइक 21, ऑप्शन सी है नेपच्यून स्ट्राइक 22, ऑप्शन डी है नेपच्यून स्ट्राइक 23। राइट आंसर होगा इसका नेपच्यून स्ट्राइक 22, ऑप्शन सी राइट है। अब नाटो का फुल फॉर्म देखते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसने 24 जनवरी को जो भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास किया था उसका नाम था नेपच्यून स्ट्राइक 22। इसके बारे में जानते हैं तो नौसैनिक अभ्यास 4 जनवरी 2022 को समाप्त होगा और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नाटो की समुद्री क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन और परीक्षण करना होगा। अब नाटो के बारे में, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आया है। उसके अध्यक्ष है एडमिरल रॉब बाउट। वो 30 देश का सदस्य है देश है और उसका स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। नाटो के कितने सदस्य देश है? तो 30 उसके सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के कितने जिलों के लिए भारत का पहला जिला सूचकांक जारी किया है? पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो राइट आंसर क्या होगा? 20। कितने जिले के सूचकांक जारी किया है? तो 20। यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। उसमें 5 जिले शीर्ष स्थान पे है। उसमें पहला है जम्मू, दूसरा है डोडा, तीसरा है सांबा, चौथा है पुलवामा और 5वां है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर किसकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री ने जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया था, इसके बाद उसने होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण किया था। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में, तो होलोग्राम प्रतिमा का आकार 28 फुट ऊंचा है और 6 फीट चौड़ा है। एक भव्य प्रतिमा जो ग्रेनाइट से बनी होगी। होलोग्राम किसके बनी होगी? तो यह ग्रेनाइट से बनी होगी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में उसकी 125वीं जयंती पर यह प्रतिमा स्थापित की जा रही है और यह देश के प्रति उनके ऋणी होने का एक प्रतीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के साथ जुड़े थे? तो ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है हॉकी। तो सुभाष भौमिक वो फुटबॉल के साथ जुड़े हुए थे। इसके बारे में जानते हैं। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। किसका? तो सुभाष भौमिक का, और वो फुटबॉल के साथ जुड़े हुए थे। वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का वो हिस्सा थे और 1971 में मडेका कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक भी बनाई थी।
उन्होंने मोहन बागान और पूर्वी बंगाल जैसी फुटबॉल टीमों के कोच के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री मिया मोटली ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बारबाडोस और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी, बारबाडोस देश की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बारबाडोस के बारे में जानते हैं। तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली ने 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत के बाद 20 जनवरी 2022 को कार्यालय में दूसरे कार्यालय के लिए शपथ ली थी। 2018 में बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थी। वह 2008 से बारबाडोस लेबर पार्टी की नेता है। वह गणतंत्र प्रणाली के तहत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पहली पीएम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किसका सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है चंद्रयान 3, ऑप्शन बी है विकास इंजन, ऑप्शन सी है विकास यान और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसरो ने विकास इंजन का तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सफल परीक्षण किया था। विकास इंजन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के गवर्नर हो गए RN रवि। उसका कैपिटल है चेन्नई। उसका CM है MK स्टैलिन। उसके बारे में जानते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा। किसको? मानव वाहक रॉकेट को। अब इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। उसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और किसने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग और RMI ने। किसने? RMI। उसने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में जानते हैं तो RMI का फुल फॉर्म है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। नीति आयोग ने 22 जनवरी 2022 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक के रिपोर्ट जारी की है, जो RBI के प्राथमिकता क्षेत्र उद्धार दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।